नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ, सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा। हरियाणा में टीजीटी भर्ती में चयनित 528 उम्मीदवारों का चयन हुआ रद्द, नोटिस किया जारी। हरियाणा के खेल मंत्री को हाईकोर्ट से लगा झटका, नोटिस का जवाब देने को 3 दिन का टाइम दिया, डे टू डे होगी सुनवाई। हरियाणा में रबी फसलों की खरीद को लेकर सीएम ने बुलाई बैठक, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली व नारनौल में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 7 एकड़ जमीन से हटाया गया कब्जा। डीटीपी बोले बिना जांच करे न खरीदे प्लाट। 50,000 रुपए तक के लोन पर अब कोई चार्ज नहीं, इससे छोटे लोन लेने वालों को राहत मिलेगी। आरबीआई की नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से होगी लागू। अब एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा, 1 मई से लागू होगा नया नियम, जानेंगे पूरी अपडेट। और डेथ ओवर्स में बेहतरीन बैटिंग व बॉलिंग से जीता पंजाब। आईपीएल में गुजरात टाइटंस को 11 रन से हराया, कप्तान श्रेयस शतक से चुके। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में प्रदेश का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जिसमें पलवल सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में राज्य में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है, जिसके कारण दिन के समय में धूप खिलेगी और 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के भी आसार जताए गए हैं। दिन गर्म और रातें ठंडी बनी रहेंगी। गर्मी ने अभी से रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। इस सीजन में अब तक का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में रबी खरीद विपणन सीजन 2025-26 की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्होंने गेहूं, सरसों, जौ, चना, मसूर व सूरजमुखी की खरीद करने वाली सभी 4 खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लें, ताकि किसानों को मंडियों में फसलें बेचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है, इसलिए मंडियों में गेहूं खरीद के लिए मंडियों में खाली पड़े स्थानों पर बड़े शेडों का निर्माण किया जाए। सरसों सरकारी खरीद 15 मार्च से और मसूर की खरीद 20 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। यह खरीद 1 मई तक चलेगी। इसी प्रकार गेहूं, जौ और चना की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि सूरजमुखी की खरीद 1 जून से आरंभ होगी। प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 415 मंडियां, सरसों के लिए 116 मंडियां, जौ के लिए 25, सूरजमुखी के लिए 17, चना के लिए 11 और मसूर खरीद के लिए 7 मंडियां संचालित रहेंगी। बता दें कि रबी सीजन 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों का 5,960 रुपए प्रति क्विंटल, चना 5650 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 7,280 रुपए प्रति क्विंटल, जौ का 1980 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर का 6,700 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हरियाणा में पिछले वर्ष टीजीटी भर्ती की गई है। इस भर्ती में चयनित 528 अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग ने इन्हें मेडिकल और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए 4 मौके प्रदान किए थे, मगर ये नहीं पहुंचे। यह भर्ती जुलाई 2024 में पूरी की गई थी, जिसके बाद चयनितों को मेडिकल जांच और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए बुलाया गया, मगर इनमें से 528 अभ्यर्थी ऐसे थे जो नहीं पहुंचे। इनमें से सबसे ज्यादा 178 फिजिकल एजुकेशन के थे, आर्ट्स के 103, संस्कृत के 97, अंग्रेजी के 68, साइंस के 31, उर्दू के 8, होम साइंस के 4 और म्यूजिक के 2 अभ्यर्थी शामिल हैं, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस और मेडिकल के लिए नहीं पहुंचे। निदेशालय की तरफ से इनका चयन रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते 773 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इन पदों में से 571 पद भरे गए हैं, जबकि 206 पद अभी भी खाली रह गए हैं। हरियाणा निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित 10 नगर निगमों के मेयर, 28 नगर पालिका व परिषद के प्रधान और 687 वार्डों के पार्षद सदस्यों के लिए चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके साथ शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम के दौरान निकायों के लिए 587 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। इसके साथ ही नगर पालिका की सेवाओं को और सुगम बनाने के लिए ई समाधान एप्लीकेशन, अर्बन कनेक्ट एप्लीकेशन और निकायों से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की। सीएम नायब सिंह सैनी ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा जनहित में फैसले लेने हैं, हमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि बजट का एक एक पैसा जनता की भलाई और प्रदेश के विकास पर खर्च हो। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। यदि आपके वार्ड या शहर में नशा बिकता है तो केंद्र सरकार के पोर्टल पर इसकी जानकारी दें, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।
शपथ ग्रहण समारोह में सीएम की कुछ बड़ी घोषणाएं भी निकल कर आई हैं, जैसे कि निगमों में एमसी फंड 10 करोड़ और नगर परिषद और नगर पालिकाओं में 2.5 करोड़ किया। वार्ड की मीटिंग में ग्रेजुएट युवक को बुलाने पर 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तिमाही बैठक के लिए पार्षदों को 1,600 और चेयरमैन को 3,000 रुपए मिलेंगे। विशेष कार्यक्रम के लिए नगर परिषद को 20,000 और नगर पालिका को 10,000 रुपए मिलेंगे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी ने मेयर का 30,000, सीनियर डिप्टी मेयर का 25,000 और डिप्टी मेयर का 20,000 मानदेय किया है। इसी तरह नगर परिषद प्रधान का 18,000, नगर पालिका प्रधान 15,000, उप प्रधान का 12,000 रुपए मासिक मानदेय किया गया है। पार्षदों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि हमारी सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और मुख्यमंत्री का कोई भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए नगर परिषद को 20,000 और नगर पालिका को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने कांग्रेस एमएलए व रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के इनाम के बदले 3 चॉइस दी हैं। विनेश को 4 करोड़ रुपए कैश, प्लाट या फिर सरकारी नौकरी का ऑफर दिया गया है। मंगलवार को सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया। सरकार ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल मुकाबले तक पहुंचने के बाद विनेश का सम्मान करने की घोषणा की थी। हालांकि फाइनल में 100 ग्राम बढ़े वजन की वजह से विनेश मुकाबला खेल नहीं पाई थी। इस बारे में सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विनेश को लाभ देने की घोषणा की थी। सिल्वर मेडल की नीति के तहत 3 तरह के लाभ मिलते हैं, कैश के अलावा ग्रुप ए नौकरी और एचएसवीपी से प्लाट। चूंकि विनेश फोगाट अब विधायक हैं, इसलिए उक्त तीनों लाभ में से वे क्या लेना चाहती हैं इसके बारे में उनसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सरकार ने फैसला किया है कि अब सरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों के वर्गीकरण होगा। ग्रुप ए और बी के बराबर के सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी के माध्यम से भरे जाएंगे। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल में जिला नगर योजनाकार की टीम ने मंगलवार को दूसरे दिन शहरी क्षेत्र अटेली में अटेली धनौंदा रोड पर राजस्व संपदा धनौंदा में लगभग 3 एकड़ भूमि में अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की है। वहीं राजस्व संपदा खोड़ में लगभग 4 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। इस कार्रवाई में 20 डीपीसी, 8 चारदीवारी और 3 अवैध निर्माण के साथ साथ सभी रोड नेटवर्क उखाड़ दिए गए। ये पूरी तोड़फोड़ कार्रवाई जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा की अगुवाई में की गई। इस अवसर पर उनके साथ कनिष्क अभियंता धर्मपाल, अनूप सिंह, नरेश कुमार, योगेंद्र कुमार, विकास कुमार के साथ साथ पुलिस बल भी मौजूद था। वहीं महेंद्रगढ़ के नारनौल में एक दिन पहले जिला नगर योजनाकार की टीम ने सोमवार को शहरी क्षेत्र में सिंघाना रोड पर जीएलएन नहर के पास लगभग 15 एकड़ भूमि में अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की है। इसके अलावा सिविल अस्पताल के सामने नजदीक वेयर हाउस में लगभग 6 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को भी हटवाया। जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें। उन्होंने कहा है कि महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ़ से लाइसेंस अनुमति के बाद ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें, अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई भी प्लाट या प्रॉपर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव प्रचार को लेकर दायर की गई याचिका के नोटिस का जवाब न देने को लेकर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही मंत्री को कोर्ट ने अब अंतिम मौका दिया है, जिसके तहत उन्हें अब 3 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए डे टू डे सुनवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि खेल मंत्री पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगा है। खेल मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने ये याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि गौरव गौतम ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जनसभा में धर्म के नाम पर वोट मांगकर भ्रष्ट आचरण किया है। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में याचिकाकर्ता को तत्काल राहत देते हुए न्याय मिलना चाहिए। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी सरकार में 36 साल के गौरव गौतम सबसे युवा मंत्री हैं। गौतम ने पहले ही चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को पटकनी दी है। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी करण सिंह दलाल को 33,000 वोटों से शिकस्त दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी द्वारा गत अक्टूबर महीने में विभिन्न ग्रुपों का परिणाम जारी किया गया था और युवाओं को नौकरी दी गई थी। अभी भी कुछ ग्रुप्स ऐसे बचे हैं जिनकी ये परीक्षा नहीं हुई है। परिणाम जारी हुए 5 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आगे कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी बचे हुए पेपर लेने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा गया कि आपने शपथ के बाद 25,000 युवाओं की ज्वाइनिंग करवाई थी।
पंचकुला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आपने कहा था कि जल्द ही बचे हुए ग्रुपों के एग्जाम होंगे व वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। अभी तक इसकी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। इसके अलावा 16 अगस्त 2024 को पुलिस सिपाही के 5600 पदों का विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए थे, लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया भी कहीं न कहीं रुकी हुई है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कुछ नहीं रुका हुआ है। 25,000 की ज्वाइनिंग के बाद 1100 डॉक्टरों की ज्वाइनिंग हुई है और भी आगे लगाए जाएंगे। सैनी ने कहा है कि सभी भर्तियों के लिए प्रक्रिया चल रही है और नया सीईटी मई महीने में आयोजित करवाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2025 में कई अहम घोषणाएं की हैं। दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सम्मान निधि, जमुना की सफाई और पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। उनके अनुसार यह बजट दिल्ली के नागरिकों के विकास और सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सिस्टम में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन अब योजनाओं का लाभ केवल दिल्ली के असली नागरिकों को मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार का पैसा किसी भी बाहरी व्यक्ति पर खर्च नहीं किया जाएगा। इस बयान पर सदन में मौजूद विधायकों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने नए सीएम श्री स्कूल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए, बच्चों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए 7.5 करोड़ रुपए और नरेला में शिक्षा हब के लिए 618 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पैसा दिल्ली के भविष्य, हमारे बच्चों, हमारी संस्कृति और विकास के लिए है। सदन में विपक्ष के नेता आतिशी द्वारा सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा सत्यापन का कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम सही लोगों को उनका हक देना चाहते हैं और व्यवस्था को पारदर्शी बनाना चाहते हैं, न कि लोगों को परेशान करना। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बुजुर्गों को पेंशन बढ़ोतरी का भी तोहफा दिया है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 60 से 70 साल तक के बुजुर्गों को 2500 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलेगी, जबकि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अब 3000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलेगी। रेलवे ने सहायक लोको पायलट यानी एएलपी के 9,970 पदों पर भर्ती का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से प्रारंभ होगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही संबंधित विषय में ITI डिप्लोमा और एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 33 साल होनी चाहिए। सैलरी लेवल 2 के अनुसार 19,900 रुपए प्रति माह मिलेगी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ITI डिप्लोमा या फिर डिग्री, उम्मीदवार का फोटो और सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, उम्मीदवार का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आधार कार्ड चाहिए होंगे। आखिरी तारीख 9 मई 2025 है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने कहा है कि बैंक विशेष रूप से प्रायोरिटी सेक्टर बैंक छोटे लोन पर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं लगा सकते हैं। RBI के मुताबिक 50,000 रुपए तक के प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर कोई भी लोन संबंधी एडॉक सर्विस चार्ज या फिर इंस्पेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। इससे छोटे कर्ज लेने वाले लोग अनावश्यक वित्तीय बोझ से भी बचेंगे। RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर यानी PSL पर नए मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। यह 2020 से चल रहे मौजूदा गाइडलाइंस की जगह लेगा। नए गाइडलाइन 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे हैं। इस पॉलिसी से समाज से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे कि किसान, छोटे व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों को किफायती लोन मिल सके। एग्रीकल्चर की बात करें तो डेयरी, मुर्गी पालन जैसे सेक्टर्स के लिए फार्मिंग लोन और कोल्ड स्टोरेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने के लिए लोन मिलेगा। वहीं MSME लोन की बात करें तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट लोन शामिल है। एजुकेशनल लोन की बात करें तो भारत में पढ़ाई करने के लिए 10 लाख रुपए तक और विदेशों में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन अवेलेबल है। हाउसिंग की बात करें तो मेट्रो शहरों में 35 लाख रुपए और दूसरे शहरों में 25 लाख रुपए तक घर बनाने के लिए लोन मिलता है। वीकर सेक्शन की बात करें तो SC व ST, महिलाएं और आर्थिक रूप से वंचित लोगों को क्रेडिट लोन इसमें मिलता है। अन्य की बात करें तो एक्सपोर्ट क्रेडिट, रिन्यूएबल एनर्जी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए ये लोन अवेलेबल होता है। 1 मई से ATM से पैसा निकालने पर अब आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इंटरचेंज फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये है कि जो ग्राहक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ATM पर निर्भर हैं, उन्हें अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर एडिशनल चार्ज देना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार 1 मई से ग्राहकों को फ्री लिमिट पूरी हो जाने के बाद ATM से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। इस फीस हाइक की वजह से अब ATM से कैश निकालने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए चार्ज देना होगा, जो कि पहले 17 रुपए था। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए फीस को 1 रुपए बढ़ाया गया है, यानी अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर अब 7 रुपए चार्ज लगेगा, जो पहले 6 रुपए था। बता दें कि अलग अलग बैंकों के ATM पर ग्राहकों को हर महीने लिमिटेड नंबर्स में फ्री में ट्रांजैक्शन की अनुमति होती है। मेट्रो सिटीज में ग्राहकों को 5 ट्रांजैक्शन की अनुमति दी जाती है, जबकि नॉन मेट्रो सिटीज में 3 ट्रांजैक्शन की परमिशन होती है। यदि फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या पार हो जाती है तो ग्राहकों को एडिशनल चार्जेस देना पड़ता है।
हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 32 अंक चढ़कर 78,017 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 10 अंकों की तेजी रही और ये 23,668 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार 7वां ट्रेडिंग डे है जब बाजार ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 10 में तेजी जबकि 20 में गिरावट देखने को मिली है। अल्ट्राटेक सीमेंट में 3.32%, बजाज फिनसर्व में 2.16% और इन्फोसिस में 1.71% की तेजी देखने को मिली, जबकि जोमेटो में 5.57%, इंडसइंड बैंक में 5.09% और अडानी पोर्ट्स 1.89% नीचे बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 34 गिरकर बंद हुए, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 32 रुपए बढ़कर 87,751 रुपए पर पहुंच गया है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 515 रुपए बढ़कर 97,922 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 82,000 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 89,440 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।